रविदासपुर नाम का एक गांव था जहां गोपाल अपनी पत्नी गीता और बच्चे के साथ रहा करता था। वह गांव गांव में अपने सिर पर टोकरियां रखकर बेचने का काम किया करता था। उसी गांव में गोपाल का भाई मदन भी रहा करता था, जो गांव में छतरी बेचने का काम किया करता था। गोपाल का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इसीलिए उसे आर्थिक समस्या हो रही थी। उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनिए ना, घर का राशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खाने के लिए 2 वक्त तक की रोटी तक नहीं है। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? फिर गोपाल कहता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आजकल सबको प्लास्टिक की टोकरियां ही चाहिए। कोई मेरी टोकरी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर गोपाल की पत्नी कहती है, आप अपने भैया से मदद क्यों नहीं मांगते हैं? पिताजी के जाने के बाद सारी जमीन और खेत उन्होंने ही ले ली और आज उनका बड़ा छतरी का कारोबार है। गोपाल कहता है, हाँ तुम सही कहती हो, मैं जाकर भैया से मदद मांगता हूँ। गोपाल मदन से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। घर पहुँचते ही गोपाल मदन से कहता है, भैया प्रणाम, कैसे हैं आप लोग और भाभी कैसी हैं? फिर मदन कहता है, सब कुशल मंगल है, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? फिर गोपाल कहता है, वह भैया मैं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आया था। फिर मदन कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, आखिर मेरा भी घर चलाना है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। फिर गोपाल कहता है, भैया पिताजी ने जो जमीन जायदाद छोड़े थे वह सब तो आपने मुझसे ले लिया, तो क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते हैं? फिर मदन कहता है, तुम एक ही बात हजार बार क्यों दोहराते हो? जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। बारिश का मौसम आ रहा है, मेरी छतरी की बिक्री इसी महीने में होती है, तो कृपया मुझे बख्श दो और चले जाओ यहाँ से। गोपाल नाराज होकर मदन के घर से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी गीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? फिर गोपाल कहता है, मदन भैया ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। उनके पास इतना धन है, फिर भी वह क्या अपने भाई की मदद नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, मैं अब दूसरे गांव में जाकर यह टोकरियां बेचूंगा। शायद दूर गांव में अभी भी टोकरियों का इस्तेमाल होता हो। फिर गीता कहती है, जी ठीक है। गोपाल टोकरियों को अपने सिर पर रखकर दूसरे गांव निकल जाता है कि शायद वहां कोई उसकी टोकरियां खरीद ले। गोपाल गांव गांव फिरता और अपनी टोकरियां बेचता है और आवाज लगाता है, टोकरी ले लो, हाथ से बनी टोकरी ले लो। तभी एक महिला आती है और कहती है, अरे भैया यह टोकरी कैसे दी? तो गोपाल कहता है, जी सिर्फ 30 रुपये में। फिर वह महिला कहती है, 30 रुपये में? यह तो इन टोकरियों के लिए बहुत ज्यादा है। 15 रुपया में देना है तो दे दो, नहीं तो रहने दीजिए। तो गोपाल कहता है, ठीक है ले लीजिए। गोपाल टोकरियों को 15 रुपये में बेच देता है और अपने गांव लौटने लगता है। थोड़ी ही देर बाद गांव में बारिश आनी शुरू हो जाती है। रास्ते में गोपाल अपने आप से बातें करता है, आज बस 2 टोकरियां ही बिकी है और यह बारिश भी अपने वक्त से पहले ही आ गई है। गोपाल अपनी टोकरियों को सर पर छतरी की तरह रखकर लौटने लगता है और कहता है, लेकिन कुछ भी कहो, इन टोकरियों में एक बूंद पानी अंदर नहीं आता है। गोपाल रास्ते में कुछ कुत्तों को बारिश में भीगते हुए देखता है, तो कहता है, मेरे सर पर तो बारिश से बचने के लिए छत है, मगर इन लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। मैं जाकर इन लोगों के लिए बारिश से बचने के लिए कुछ बनाता हूँ। गोपाल घर जाकर एक बड़ा टोकरी बनाना शुरू करता है। वह उस टोकरी के बीचों बीच एक डंडी लगा देता है ताकि वह जमीन में गड़कर खड़ी रह सके। जैसे ही वह टोकरी तैयार हो जाती है, गोपाल जाकर उस टोकरी को छाते की तरह रास्ते में गाड़ देता है और कहता है, अब जब भी बारिश होगी गांव के कुत्ते इस टोकरी के नीचे जाकर शरण ले सकते हैं। अगली सुबह गांव में एक तेज बारिश आती है
और कुत्ते उस टोकरी के नीचे बैठ जाते हैं। उसी बीच वहां से एक फल बेचने वाला अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। तभी एक तेज हवा चली और उसकी छतरी को उड़ा ले गई। तो उसने सोचा, मैंने इतनी महंगी छतरी खरीदी थी अपने ठेले के लिए, मगर वह हवा के चलते ही हवा हो गई। और यहाँ देखो, कुत्ते आराम से इस टोकरी जैसे छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, और तो और इस टोकरी को हवा हिला भी नहीं पा रही। फल वाला अपने ठेले के लिए टोकरी छतरी वाले को गांव-गांव में ढूंढने लगा, और वह ढूंढते-ढूंढते गोपाल के घर जा पहुंचा और बोला, सुनिए, क्या वह आप ही हैं जिसने वह टोकरी की छतरी गांव के कुत्तों के लिए बनाई है? तो गोपाल कहता, जी वह मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है? तो वह ठेले वाला कहता है, उसी तरीके की छतरी मुझे आपसे बनवानी थी, इसीलिए मैं आपको इस गांव में हर जगह ढूंढ रहा था। जल्द ही बारिश का मौसम आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह मेरा छाता फिर से उड़ जाए। तो गोपाल कहता है, जी अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए यह टोकरी छतरी जरूर बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। गोपाल उस फल वाले के लिए टोकरी छतरी बनाता है और उसे दे देता है। गोपाल की पत्नी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, जैसा इस गांव के हर ठेले वाले आपसे छाता बनवा रहे हैं, क्यों ना आप लोगों के लिए भी वैसा ही छाता बना दे। फिर गोपाल कहता है, बात तो तुमने फतेह की है भाग्यवान। गोपाल टोकरी की छतरी लोगों के लिए भी बनाने लगता है और गांव वालों को कम पैसे में वह छतरी बेचने लगता है, और सारे गांव वाले गोपाल को टोकरी छतरी के नाम से जानने लगते हैं। फिर गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, गीता, अब बातें कुछ ठीक से समझ में आ रही है। तो गीता कहती है, क्या जी? तो गोपाल कहता है, सिर्फ मेहनत से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर गीता कहती है, आप सही कह रहे हैं, उसने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम भी आगे कुछ नया बनाएं। जिस तरीका से आपने इस टोकरी छतरी को बनाया, और दूसरी और मदन अपने दफ्तर में बैठा होता है और वह अपने कामगार जी को आवाज लगाता है, अरे पिंटू कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। तो पिंटू कहता है, हाँ बस आया, बोलिए क्या काम था? तो मदन कहता है, इस महीने कितनी छतरियों की बिक्री हुई है? फिर पिंटू कहता है, साहब इस महीने छतरियों की बिक्री तो बहुत कम हुई है, गिनकर 15 छतरियां भी नहीं बिकी है। फिर मदन कहता है, यह कैसे हो सकता है, बारिश होना शुरू हो गई है और छतरी सिर्फ इतनी ही बिकी है, क्यों हमारी छतरियां क्यों नहीं बिक रही? पिंटू तो पिंटू कहता है, साहब वह आपका भाई गोपाल है ना, उसने गांव में टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचना शुरू कर दी है, जिससे सारे गांव वाले सिर्फ उसकी बनाई हुई छतरी ही खरीद रहे हैं। फिर मदन कहता है, तो यह बात तुम मुझे कब बताओगे? तुम किसी काम के नहीं हो पिंटू। मदन गोपाल के घर जाता है। गोपाल मदन को देखकर कहता है, भैया आप, कई दिनों बाद आप मेरे घर पर आए हैं, बैठिए ना। फिर मदन कहता है, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहने आया हूँ कि जब से तुमने यह टोकरी की बनाई हुई छतरी बेचना शुरू की है, मेरा धंधा मंदा चल रहा है, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते तुम्हें यह धंधा बंद करने के लिए कह रहा हूँ। तो गोपाल कहता है, आपको आज याद आया भैया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ? जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब मैं आपके पास मदद मांगने आया था। तब तो आपको याद नहीं आया कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं तो बस आपसे इस वक्त शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अगर आपने उस दिन मेरी मदद कर दी होती, तो शायद आज मुझे पता नहीं चलता कि मैं भी कुछ नया कर सकता हूँ। फिर मदन कहता है, मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा था, आगे जो होगा अब मुझे भी नहीं पता। इतना कहकर मदन वहां से अपने दफ्तर चला जाता है और अपने कामगार जी को बुलाता है और उससे कहने लगता है, बताओ तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे हमारी छतरी की बिक्री ज्यादा हो जाए? फिर पिंटू कहता है, इस समय तो उसे सीधे तरीके से जितना मुमकिन ही नहीं है, सारे गांव वालों को उसकी बनाई हुई छतरी ही पसंद आ रही है। फिर मदन कहता है, ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था।
अगर हम किसी को नीचे नहीं कर सकते हैं तो हम उसका नाम खराब कर देना चाहिए। वह अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। जैसे ही रात होती है, पिंटू वो सारी छतरी जो गांव वाले उसे सूखने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, उसे उठा ले जाता है और मदन उसका अपने घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जब पिंटू छतरियां लेकर उसके पास आता है, तो मदन कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम तो आओगे ही नहीं और तुम्हें बस इतनी ही छतरियां मिली। तो पिंटू कहता है, हाँ साहब, मुझे जितनी दिखी वो सब उठाकर ले आया, मगर हम इन सब का करेंगे क्या? तो मदन कहता है, तुम बस मेरे साथ चलो। पिंटू और मदन दोनों ही गोपाल के दुकान पर पहुंचते हैं और मदन सारी जमा की हुई छतरियों को उसके दुकान के पास रख देता है। फिर पिंटू कहता है, समझा, अच्छे से समझा साहब, अभी आप इसकी दुकान में आग लगाने वाले हैं ना? तो मदन कहता है, बिल्कुल सही मेरे कारागार, हमने गांव वालों की छतरी को यहाँ लाकर रख दिया है और हम इसकी दुकान को जला देंगे। और बारिश का महीना जब तक यह नई छतरी बनाएगा तब तक बहुत समय बीत जाएगा और लोग मुझसे छतरी खरीदना शुरू कर देंगे। फिर पिंटू कहता है, और इस गोपाल का नाम भी खराब हो जाएगा कि इसकी छतरी को लेने से हमारी छतरी को कुछ ना कुछ होने लगता है। वाह मालिक वाह, क्या तरकीब लगाई है। दोनों ही यह तरकीब सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय कुछ कुत्ते उनके ऊपर जाकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गोपाल आ जाता है और कहता है, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यह सब छतरियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? इतना कहते ही कामगार डर के मारे बोलने लगता है, इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। यह सब तुम्हारे भैया ने मुझे करने के लिए कहा था। मदन अपनी सारी गलती मान लेता है, जिस पर गोपाल कहता है, भैया आपको मदद करना और मदद मांगना दोनों ही सीखने की जरूरत है। देख लीजिए, आज इन कुत्तों ने मुझे बचाया, किसी दिन मैंने इन्हें बारिश से बचाया था। जो आप बोते हैं वही आप खाते हैं। फिर मदन कहता है, मुझे माफ कर दो गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बस अपनी छतरी की बिक्री बढ़ानी थी। फिर गोपाल कहता है, कोई बात नहीं भैया, मैं आपको भी इन टोकरियों की छतरी बनाकर दूंगा। उन्हें आप अपनी दुकान पर बेच सकते हैं। यह सुनकर मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे से वह मदद मांगने के लिए शर्माता नहीं है और ना ही वो मदद करने से हिचकिचाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।